हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में एक स्ट्रेटेजी की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा स्कोर करें, कैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 300 प्लस तक के स्कोर तक पहुंचे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स को देखेंगे। कुछ की पॉइंट्स है जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़े। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन अच्छे आंसर्स कैसे लिखे जाए, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। कैसे हम इस ऑप्शनल कोर्स को अप्रोच करें, जो एग्जाम वाला हमारा दिन है, या जैसे जीएस और ऑप्शनल पेपर के बीच में हमें जो दिन मिलते हैं उसमें हम क्या करें, और यहाँ पर इस कोर्स को हम कैसे डील करें। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखते हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। देखिए, ऑप्शनल क्यों बनाया गया, क्यों ऑप्शनल बनाया गया। जीएस का पेपर भी हमारा होता है, उस जीएस में भी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा पढ़ा सकते थे, पॉलिटी वहां पर है। फिर क्यों इतने सारे ऑप्शनल्स हमें पढ़ाए जाते हैं, वो इसलिए कि हमारा जो थोड़ा सा एक्सपर्टीज है उसको चेक करने के लिए, कि हर स्टूडेंट जो भी यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी क्लियर कर रहा है, उसको कम से कम एक सब्जेक्ट में अच्छी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो थोड़ा स्पेशलाइज्ड नॉलेज यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, and it is expected from the students to have deep understanding of that topic। जो भी ऑप्शन आप ले रहे हैं उसकी थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जीएस में तो क्या होता है कि हम टॉपिक को लिखाते हैं, कई चीजों से इंटरलिंक कर सकते हैं, हमने जो पढ़ा वो हम वहां पर लिख कर आ गए। लेकिन ऑप्शनल में थोड़ा ऐसा नहीं है। ऑप्शनल में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, वो भी कॉन्सेप्चुअल, इंटरलिंकेजेस, ये सब चीजें हमारे होनी चाहिए। और कब आती है, जब हम किसी टॉपिक को बार बार पढ़े, कई बार पढ़े, तब जाकर वो एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। एक तो होती है एग्जाम सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी एग्जाम्स है इनमें। एक होती है यूनिवर्सिटीज में, जहां पर भी ऑप्शनल से रिलेटेड होती है, हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज चेक किया जाता है। लेकिन इन सिविल सर्विसेज में छोटा सा डिफरेंस है, वहां पर अच्छे प्रोफेसर्स ढूंढना एक प्रायोरिटी होती है। जो भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स वगैरह होती है उनमें एक अच्छा प्रोफेसर उनको चाहिए होता है, तो वहां पर सिर्फ नॉलेज टेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इनको चाहिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर। हमें कोई अगर ऑप्शनल पढ़ाया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज में ला सकते हैं, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर एक ऑप्शनल पेपर में चेक किया जाता है। आप कोई भी ऑप्शनल उठा लीजिए, हर ऑप्शनल को आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए साइंस के टेक्निकल फील्ड है, तो वो भी आज के समय में एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं। तो ये एप्लीकेशन पार्ट हमेशा वहां पर टेस्ट किया जाता है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज उनको नहीं देखना है। कोई थिंकर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो थिंकर पढ़ाने के पीछे आइडिया क्या है, वरना तो उस थिंकर की कोई यूटिलिटी नहीं है। मान लीजिए कोई थिंकर है, वो थिंकर आप पढ़ लिए, उसका कोई वहां पर यूज नहीं है, तो क्यों पढ़ा रहे हो उसको? क्योंकि उसका जो आइडिया है उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कैसे लाते हैं, कर सकते हैं, वो आपका इस एग्जाम के थ्रू टेस्ट किया जाता है। लैंग्वेज ऑफ राइटिंग, अब देखिए ऑप्शनल आपके स्पेशलाइज्ड नॉलेज को टेस्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स को डालें, आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा भारी भरकम हो। नहीं, कीवर्ड्स कुछ उठाने हैं और एकदम से सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर करना रहता है। तो जो लिखने की लैंग्वेज है वो एकदम से सिंपल होनी चाहिए। बस यहाँ पर आपको करना क्या है, अच्छे अच्छे आइडियाज, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, ये सब बस आपको यहाँ पर ऑप्शनल में डालने रहते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पेपर ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट, थिंकिंग, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ गुड एडमिनिस्ट्रेटर यू आर। तो ये सब चीजें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगी। अच्छे अच्छे आइडियाज है। मान लीजिए आपने एफ.डब्ल्यू. टेलर को पढ़ा, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो आइडियाज हैं वो आज भी अप्लाई होते हैं, आज भी आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। उन्हीं आइडियाज को यूज कर करके नए रिफॉर्म्स आते रहते हैं। तो वो चीज यहाँ पर हो गई। देन यूज ऑफ गुड इंसिडेंट्स, एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स, केस स्टडीज। कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा है, लेट्स से ई गवर्नेंस की बात करें। ई गवर्नेंस का मान लीजिए कोई कोई राजस्थान में, कर्नाटका में कहीं पर कोई बहुत अच्छी केस स्टडी है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सका, तो वो ही एक मॉडल बन गया पढ़ने का। वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया जिसको हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए पुलिस रिफॉर्म्स या पुलिस से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आता है,
आपने कुछ ऐसा पढ़ रखा है, पुलिस से रिलेटेड कोई केस स्टडी आपने बहुत अच्छी पढ़ रखी है, मोहल्ला कमेटी आपने पढ़ रखी है, ई कोप्स आपने पढ़ रखी है, ऐसे कुछ है तो उनको आप एग्जाम में यूज कीजिए वहां पर। अब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की हम बात करें तो ये भी टू वे है। आपने कोई थिंकर का आइडिया पढ़ा, उसको आपने दूसरी जगह अप्लाई किया, वैसे ही जब आप किसी थिंकर के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो वहां पर भी आपको एग्जाम्पल्स वगैरह को उठा के लाके रखना है। तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों आइडियाज आपके यहाँ पर साथ में चलेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हमें कोई एग्जाम्पल डालना है, कुछ ना कुछ यूज करना है, सिर्फ ये सोचकर हम उनको पुट करने लग जाते हैं। तो सिर्फ ब्लाइंड अप्लीकेशन से हर कुछ लिखने से हमें कभी फायदा नहीं होगा, हर कुछ लिखने का कभी फायदा नहीं मिलेगा। रिलेवेंसी हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो आंसर से सीधा रिलेटेड हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड अप्लीकेशन नहीं करना है, सोचना है, समझना है कि ये जो आइडिया मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या वाकई में इसका वहां पर फायदा होने वाला है, क्या ये वाकई में क्वेश्चन से रिलेटेड है, तभी वहां पर हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। ऑल टॉपिक्स ऑफ सिलेबस शुड बी कवर्ड। अब ये क्यों? देखिए, मैंने एक अलग से इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें मैंने सारा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर जाते हैं, छोटा सा टॉपिक है और इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन होता क्या है, यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछती है 5th क्वेश्चन में या 1st क्वेश्चन में, जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, तो वहां पर उसको करना भी जरूरी है, तो हमें नुकसान हो जाएगा सीधा सीधा। तो हमेशा जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के, चाहे हो सकता है कोई टॉपिक पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर लें, किसी पे कम कर लें, लेकिन फोकस सब पे करना है। पढ़ना सारा सब कुछ है, सिलेबस सारा हमारा कवर होना चाहिए। जब भी आप ये कहें कि हाँ मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, तो इसका मतलब यही है कि आपने पूरा सिलेबस एक बार कर लिया है। तो सिलेबस की कवरेज पूरी होनी चाहिए। इसका एक फायदा और है, हम इंटरलिंकेजेस की बात करते हैं, जब तक हम सब कुछ पढ़ेंगे नहीं तब तक हम इंटरलिंकेजेस कैसे बैठाएंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस, अब हम आते हैं सीधा राइटिंग प्रैक्टिस पर कि कैसे हम इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स, उनको तो आपको याद रखना ही है। अब स्पेसिफिकली राइटिंग प्रैक्टिस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई, क्यों एग्जाम में जाने से पहले किसी भी ऑप्शनल, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना जरूरी है, कुछ आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर लिखना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सिर्फ मेंस का पार्ट है, और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें लिखना रहेगा। प्री जैसा है नहीं कि ऑब्जेक्टिव आते हैं सिर्फ कि नॉलेज बेसिस पे हो जाएगा। तो सबसे पहला तो सिर्फ मेंस का पार्ट है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है वो है पेपर को 3 घंटे में कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया जाए। वो कब पॉसिबल होगा, जब हम उसकी रिहर्सल कर ले। देखिए, एक चीज कही जाती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन सक्सेसफुल, ठीक है। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम 3 घंटे में पूरे पेपर को कैसे कवर करना है ये हमें समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम में स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है। पेपर छूटने का मतलब फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो हमें पेपर मिला है वो 3 घंटे में मैनेजेबल है, सारे क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं। आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन राइटिंग स्किल्स। आप अगर मान लीजिए एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट वगैरह लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बड़ी मिस्टेक, कुछ छोटे मिस्टेक हमारे सामने आएंगी, उनको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं है, हर ऑप्शनल के साथ है। कई बार तो सेम आंसर लिखना है, बस क्वेश्चन का जो परफॉर्म है वो चेंज कर दिया, थोड़े से एक वर्ड इधर उधर कर दिए। तो रिपीटेशन हमेशा ऑप्शनल्स में होता है। अब एक क्वेश्चन आपने पहले लिखा हुआ है, अच्छा वही आपको एग्जाम में मिल गया, तो आप सोचिए उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कर सकते हो, टाइम भी कम लगेगा। प्रैक्टिस हेल्प्स इन राइटिंग एन इफेक्टिव आंसर विद इन गिवन वर्ड लिमिट्स। अब कई बार क्या होता है, अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करें तो जो 150 वर्ड्स के हैं उनमें तो हम 250 वर्ड्स लिखाते हैं, 250 वालों में हम 100 वर्ड्स ही लिख पाते हैं। तो कैसे एक गिवन वर्ड लिमिट्स में उस क्वेश्चन के आंसर को समेटना है, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ तो खूब लेते हैं, ऑप्शनल में लिखते नहीं है, तो ये सब मिस्टेक्स वहां पर रह जाती है। अब कुछ जनरल मिस्टेक्स की तरफ हम नजर डालते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जब भी वो आंसर राइटिंग करते हैं। नॉट आंसरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले आप समझिए कि एक क्वेश्चन में कितने पार्ट बन रहे हैं, क्या क्या हमें पार्ट्स का आंसर करना है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, हमने सिर्फ एक पार्ट पे आंसर लिखा, या एक पार्ट पे अच्छा, दूसरे को ज्यादा नहीं लिखा,
तो फिर वहां पे नंबर वेरी करते हैं, क्योंकि हर पार्ट का अपना एक अलग वहां पर मार्क्स होता है। 15 मार्क्स का है तो 3 पार्ट के 5 मार्क्स होंगे। हम एक पार्ट में अच्छा लिख भी लेंगे तो हमें मान लीजिए उसमें 5 में से 4 मिल गए, लेकिन बाकी के 2 पार्ट का क्या होगा, उनमें हम रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट को चाहे हम एवरेज लिखें, लेकिन तीनों को एड्रेस करें। वहां पे 15 में से 7 to 8 मार्क्स पहुंचना रिलेटिवली आसान रहता है। इग्नोरिंग टेल वर्ड्स, बहुत बड़ी चीज है। आपको क्वेश्चन में लिखना क्या है, एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या है, वो पहली लाइन से नहीं पता चलती है, वो आपको पता चलती है टेल वर्ड से। जैसे कमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन, एनालाइज, इलेबोरेट, तो उससे आपको पता चलता है एग्जामिनर हमसे चाह क्या रहा है। तो कभी भी टेल वर्ड्स को इग्नोर मत करें। होता क्या है कि पहली लाइन देखी और आंसर लिखना स्टार्ट, ये सोचा ही नहीं कि टेल वर्ड्स पूछना क्या चाह रहा है। तो टेल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं से ही आपको आंसर में लिखना क्या है उसका एक आइडिया लगेगा। अब टेल वर्ड्स में किसका क्या मतलब होता है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। नॉट राइटिंग व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब होता क्या है, जैसे काफी कॉपीज को चेक करते समय देखा कि मान लीजिए FW टेलर पे कोई क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनको ये मतलब नहीं है कि पूछा क्या गया है। FW टेलर देखा और टेलर पे लिखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करेंगे टेलर के आइडिया से, जो कॉपी में है वैसा कैसा छाप के आ जाएंगे टेलर के बारे में। एक बार देख तो लीजिए पूछना क्या चाह रहे हैं और अपने क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद एक बार सोचकर देखिए, आप मान लीजिए किसी से पूछ क्या रहे हैं, वो आपको जवाब क्या दे रहा है, तो आप पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या आप उसको नंबर दे पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पूछा गया है उसकी रिलेवेंसी के हिसाब से ही आंसर करना है। यू शुड आंसर ओनली दोज एस्पेक्ट्स विच आर आस्क्ड, डोंट ट्राई टू शो योर नॉलेज। देखिए यूपीएससी में बाबाज की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे वांट ओनली दोज स्टूडेंट्स हु कैन आंसर इन सिंपल मैनर द क्वेश्चंस गिवन। ये एक चीज की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। हमें वहां पर हमारा नॉलेज नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एक अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया है पहले उसको समझ ले। अगर आपको 1 मिनट क्वेश्चन को समझने के लिए देनी भी पड़ती है तो दीजिए, रादर देन कि आप आंसर लिखने में अपना टाइम वेस्ट करें। चाहे आप छोटा आंसर लिखें पर रिलेवेंट लिखें। इग्नोरिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पेपर 1 का पेपर 2 में, पेपर 2 का पेपर 1 में। थिंकर्स के आइडियाज को आप अलग अलग जगह यूज कीजिए, थिंकर्स के क्वेश्चंस में आप अलग अलग आइडियाज को यूज कीजिए। तो अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने नॉलेज को यहां से वहां, आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करना है, ठीक है। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड while doing आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब कई बार क्या होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय भी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है कि हम एक अच्छा आंसर लिख पाए, क्या हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पेपर आपके हाथ में आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए हमें पेपर का जो फॉर्मेट है वो कैसे मिलता है, एक तो होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। दोनों में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन इधर और पहला क्वेश्चन इधर, वो फर्स्ट एंड फिफ्थ ये दोनों कंपलसरी होते हैं, ये दोनों हमें लिखने ही लिखने हैं। बाकी इधर 2 से 4 और 6 से 8, इन 6 क्वेश्चंस में से हम कोई भी 3 आंसर कर सकते हैं। अब यहीं पे ही इस सुविधा में ही दुविधा है, कैसे, 2 to 4, 6 to 8, 6 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन तो चलो मान लीजिए उन्होंने डिसाइड कर लिया, 2 भी कर लेंगे, लेकिन तीसरा कौन सा करना है, वो फिर वहां ये कहां पे तलवार लटकती है, जब लास्ट का आधा घंटा बचा है, 20 मिनट बची है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आता है यार ये भी कर ले, ये भी कर ले, और ऐसे में 5-10 मिनट खराब हो जाते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि आप कौन से 3 क्वेश्चंस, 6 में से कौन से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये आपको जब पेपर मिले उसी समय ही आप डिसाइड कर ले, ठीक है। तो आइडेंटिफाई दी ऑल 5 क्वेश्चंस विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, जिसमें फर्स्ट एंड 5 तो कंपलसरी है। और अगर मान लीजिए आप अगर 3 क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट नहीं भी है तो 2 तो कम से कम आइडेंटिफाई कर ही लीजिए, और जिन 2 में से आपको एक क्वेश्चन चूज करना उनको मार्क कर लीजिए कि मैं इन 2 में से एक करूंगा, ठीक है, लास्ट टाइम में, और उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग द आंसर। अब इस टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, देखिए होता क्या है, एक जनरली एक सिंपल सी एक ह्यूमन नेचर की बात है कि जब भी हम पहला आंसर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, हमें उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बाद में कम टाइम लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जो ज्यादा टाइम है वो इतना भी ज्यादा ना हो जाए
कि दूसरे क्वेश्चन फिर हमें बहुत दिक्कत आई। देखिए, एक वर्ड है जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, मार्च रश, बजटिंग में यूज होता है। पहले तो हमारी मिनिस्ट्रीज खर्च करती नहीं है, लास्ट में जब उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तो मार्च में वो बहुत ज्यादा स्पेंड करने लग जाती है। यही चीज एग्जाम में होती है। पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें हम लगा देंगे 1 घंटा, दूसरे में हम लगा देंगे 40-45 मिनट। अब बताइए आप कहाँ टाइम बचेगा आगे वाले क्वेश्चन के लिए। तो टाइम को मैनेजमेंट आप स्टार्टिंग से ही करके चलिए, स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को मैं इतना टाइम दूंगा, मतलब इतना 1 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है पर उससे ज्यादा टाइम मैं इस क्वेश्चन को नहीं दूंगा। ठीक है। रोल ऑफ डायग्राम्स, डायग्राम्स बनाइए, बिल्कुल बनाइए, फ्लो चार्ट्स वगैरह। लेकिन डायग्राम्स में एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कॉपी पेस्टिंग। आप कई बार जैसे कई कई डायग्राम्स को उठाते हैं, उनको सिंपली कॉपी पेस्ट करने के बजाय अपने ओरिजिनलिटी दिखाइए। कुछ आपका एक यूनिक स्टाइल होगा जिसमें आप चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, डायग्राम होता क्या है, जो भी 100 शब्द 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स में जो लिखा हुआ है उसको हम एक छोटे डायग्राम में समराइज करें, दैट इज डायग्राम। तो अपनी ओरिजिनलिटी को वहां पर डायग्राम में आप लेकर आइए कि जिस चीज में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, कन्वीनियंट आपको जो सबसे ज्यादा लगता है, उसी तरह के डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में अपने आप होगा। इसमें आपको टाइम भी कम लगेगा और प्रेजेंटेशन भी आपका इफेक्टिव रहेगा। यूज ऑफ अंडरलाइंस, कीवर्ड्स, इन्वर्टेड कोमास, कैपिटल लेटर्स, ये सब आप कर सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करने के लिए, इनका यूज करना चाहिए। लेकिन आप सीधा एग्जाम में जाकर सोचे कि इनको यूज कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजें आप जब मॉक टेस्ट लिख रहे हैं उसी समय करेंगे तभी आपको फायदा होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, टेल वर्ड्स, कि इनको अब यहाँ पर मतलब समझते हैं, कैसे हमें इनको एड्रेस करना होता है। देखिए, मैंने थोड़ा इनको कैटेगराइज किया है 4 पार्ट्स में। हालांकि वैसे तो हर वर्ड का अपना एक अलग मतलब होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक ब्रॉड ये पैटर्न देख सकते हैं, एक्सप्लेन, जस्टिफाई एंड सब्सटेंशिएट। जब भी ये वर्ड्स आए तब हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में, उसको ज्यादा जस्टिफाई करना, उसके पॉजिटिव में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स लिखने रहते हैं। जब एनालाइज, कमेंट, एग्जामिन, आर्ग्यू, ये सब वर्ड्स आते हैं तब हमें उसके दोनों एस्पेक्ट, जो स्टेटमेंट दिया गया है वैसे और उसके अगेंस्ट में, दोनों तरफ लिखना रहता है। बस इसमें जैसे मान लीजिए कमेंट आ गया तो कमेंट में हमें अगेंस्ट में ज्यादा लिखना रहता है। डिस्कस, डिस्कस बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को हमें वहां पर प्रेजेंट करना है। जो भी हमें स्टेटमेंट दिया गया है उसकी भावनाओं में नहीं बहना है, अलग अलग व्यूज ऑफ प्रेजेंट, अलग अलग व्यूज हैं उनको एक जगह प्रेजेंट करना है, अलग अलग डायमेंशंस को हमें वहां पर डालना रहता है। देन क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली कमेंट। जैसे क्रिटिकली वर्ड आ गया, इसका मतलब समझ लीजिए जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसके पक्ष में कम और विपक्ष में हमें ज्यादा लिखना है। ठीक है, तो ये सब इन वर्ड्स का मतलब निकलता है और इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने पार्ट्स हमें क्या लिखना है। Now, when to read PubMed and how to balance with the GS. GS भी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर और स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में तो सारी पूछी ही जीएस जाती है। अब उसको ऑप्शनल के साथ कैसे बैलेंस करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जनरली स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि प्रीलिम्स के 1 महीने पहले स्टूडेंट्स ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये दर्शाता है कि आपने स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं बनाई, क्योंकि ऑप्शनल आइडियली आपके प्रीलिम्स के 3 महीने पहले ही बंद हो जाना चाहिए। 3 महीने पहले तक आपका पूरा हो जाना चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स पर फोकस कर सके। ऐसे कैंडिडेट्स जो प्री के लिए वाकई में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पहले भी 2-3 बार प्रीलिम्स उनकी निकाली हुई है, वो थोड़ा लंबा खींच सकते हैं ऑप्शनल को। लेकिन एक कॉमन कैंडिडेट के लिए ये जरूरी है कि वो एटलीस्ट 3 मंथ्स, अगर 6 महीने पहले 5 महीने पहले करते हैं तो और भी बढ़िया है, लेकिन इतने टाइम तो कम से कम पहले आप ऑप्शनल को बंद कर दें पूरा करके, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम मई में होती है तो कोशिश कीजिए पिछले साल के दिसंबर तक ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जनवरी। When you start for prelims GS preparation, you can do writing practice for your optional paper. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वीक में एक पेपर लिखना है, 2 घंटे का लिखना है, उसको कंटिन्यू रखिए, वो आप आगे तक भी कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स, अब प्रीलिम्स हो गई, उसके बाद क्या? जब भी प्रीलिम्स होती है तो हमारे पेपर 3 तरह के होंगे, या तो हम श्योर हैं क्लियर हो जाएगा, या हम श्योर है क्लियर नहीं होगा, या फिर हम
असमंजस में है कि क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बॉर्डर लाइन पे है। तो देखिए तीनों ही सिचुएशन में ऑप्शनल से स्टार्ट करना हमेशा एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। जैसे ही प्रीलिम्स हो, हमें सबसे पहले ऑप्शनल को उठाना चाहिए। क्यों सही रहता है? जैसे मान लीजिए आप श्योर हैं आपका हो जाएगा, तो भी ऑप्शनल जरूरी है, क्योंकि मेंस में सबसे अच्छा स्कोर इसमें होता है। आप श्योर हैं नहीं होगा लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए ऑप्शनल का आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके आगे काम आएगा। आप अगर कंफ्यूजन में हैं, होगा नहीं होगा, पास हो गए नहीं हुए, दोनों सिचुएशन में जो आपने ऑप्शनल के लिए पढ़ा है वो आपके हमेशा आगे काम आएगा। तो ये एक बेस्ट रहता है कि आप प्रीलिम्स के बाद में ऑप्शनल पेपर को उठाएं, उसको थोड़ा रिवाइज करके रख दें। अप्रोच ऑफ रीडिंग। अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस ऑप्शनल में होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पर। देखिए मेमोराइजेशन से भी ज्यादा जरूरी क्या है? अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी ऑप्शनल के क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फैक्चुअल कम एनालिटिकल ज्यादा होते हैं, और जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, हमारा उनके लिए आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग हमेशा ऐसे बनाइए। नोट्स क्यों बनानी चाहिए? जैसे कई बार एक स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम सिर्फ रीड करते हैं, और एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो साथ में नोट्स बनाते हुए चलते हैं। तो देखिए नोट्स बनाने के फायदे क्या है? पहला तो जब भी आप पढ़ेंगे आप नोट कर लीजिए, सिर्फ आप रीड कर रहे हैं या आप नोट्स बना रहे हैं, तो आपकी जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, वो नोट्स बनाते समय ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, मेमोराइजेशन भी बेटर रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग को सोचने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। जब आप लिखते हैं तो ज्यादा टाइम मिलता है। और तीसरा, रिविजन्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप फिर से सारी बुक्स को उठाकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपने जो कुछ छोटे से नोट्स बनाए हुए अगर आप उनको उठाकर पढ़ेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। पढ़ते समय हमेशा इन वर्ड्स का ध्यान रखें। WH वर्ड, वाई, व्हेन, हाउ, ये सब वर्ड्स अगर आप दिमाग में रखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रीडिंग इज एडेड विथ गुड टेस्ट सीरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने के साथ में टेस्ट सीरीज चलती रहेगी चैप्टर वाइज, तो साथ में आप मेमोराइज भी करते जाएंगे, पता भी चलता जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लिखना है। तो टेस्ट सीरीज का अपना एक अच्छा रोल रहता है। अब नोट्स कैसे बनाए जाए, ये भी कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, और समझ में नहीं आ रहा है कैसे नोट्स बनाए। तो देखिए नोट्स बनाने में जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले तो एक रीडिंग ले ले, चीज को समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले। फिर उसको समझने के बाद में नोट्स ऐसे बनाए जो छोटे छोटे हों एकदम से, मतलब आपने ऐसे मान लीजिए गागर में सागर भरने वाली बात होती है कि उनको देखते ही आपको समझ में भी आ जाए, सब कुछ याद भी आ जाए, कम भी नहीं हो और एक्सेस भी नहीं हो कि उनको पढ़ने में भी ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, सीधा नोट्स बनाने पे ना कूदे, पहले अंडरस्टैंड करें चीजों को। ठीक है, एंड ट्राई टू गिव वन रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कम से कम एक रीडिंग देने की कोशिश करें। योर नोट्स शुड बी डिजाइंड ओनली फॉर यू। देखिए आपको किताब नहीं लिखनी है, आपको किताब नहीं लिखनी है। कई बार ये गलती कर बैठते हैं, किताब नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ वो नोट्स चाहिए जो हमारे एग्जाम में काम आए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको किताब लिखने की। रादर देन डिटेल्स, नोट डाउन एसेंशियल्स विच यू कैन रिकलेक्ट। जैसे मान लीजिए आप FW टेलर को पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स आपको बनाने हैं, तो पहले आप एक बार FW टेलर को पढ़ लीजिए पूरा, उसे गो थ्रू हो जाइए कि क्या था, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी। फिर उसके बाद में उसके की आइडियाज क्या क्या है, उसके की टर्म्स क्या क्या है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप डायग्रामेटिक फॉर्म में भी नोट्स को बना सकते हैं। कई बार ये चीज भी यूज की जाती है, फ्लो चार्ट हो गया, जैसे इस तरह से डायग्राम में भी आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने FW टेलर लिख दिया, उसके मेन आइडियाज क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, इस तरह से डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप नोट्स को बना सकते हैं। हाउ टू प्लान फॉर मॉक टेस्ट, टेस्ट को कैसे किया जाए, हम ये चीज देख ही चुके हैं, टेस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, लिखना कितना जरूरी है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, कोई टॉपिक हमने पढ़ा उसमें से हमने उन चीजों को नोट किया या नहीं जो पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है उसको इवेल्युएट करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड मॉक टेस्ट के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जीएस में तो करंट का बहुत ज्यादा रोल रहता है, इसलिए मोस्टली क्वेश्चंस जल्दी से रिपीट नहीं होते, लेकिन ऑप्शनल में आपको FW टेलर हमेशा पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो इसलिए उसमें कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं
और रिपीट नहीं भी होते हैं तो आपने जो पिछले साल के क्वेश्चन है उनसे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जामिनर इसमें क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट चीज रहती है इवेल्युएशन के लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट कीजिए, जैसे मान लीजिए थिंकर्स है, थिंकर्स से स्टार्ट कीजिए, आपने थिंकर्स पढ़ा फिर थिंकर्स का, तो टॉपिक वाइज कीजिए और लास्ट में जब बात आती है तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स जैसे पूरा पेपर 1 हो गया, पूरा पेपर 2 हो गया। स्टार्टिंग में मत कूदिए, स्टार्टिंग में अगर सीधा पूरा पेपर 2 पे आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका पूरा पढ़ा हुआ ही नहीं है तो दिक्कत आएगी। पहले आप अपने टॉपिक्स को मजबूत कीजिए, जो चैप्टर्स है उनको मजबूत कीजिए, फिर जाइए कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स पर। एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स तो दे ही लीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस हैज टू बी ए रेगुलर एक्सरसाइज। अब ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमने 5 महीने में एक पेपर लिखा है, हमने एक बार एक पेपर लिख लिया और सोचा कि बस अब तो हो गया सब कुछ, अब जरूरत नहीं है, तो उससे काम नहीं चलेगा। ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। बेसिकली इसमें राइटिंग प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हम सेल्फ लर्न करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, हमारी जो कमियां उनको हम दूर करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है ये कंटिन्यूअसली चलती रहे, क्योंकि हम कभी भी एकदम से परफेक्ट नहीं बन सकते। तो धीरे धीरे कमियां सामने आती जाएंगी, उनको हम दूर करते रहेंगे और यही एक प्रोसेस है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है, अब देखिए कुछ मैंने यहाँ पर अच्छी टिप्स लिखी है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इट विल बी बेटर इफ यू राइट एटलीस्ट 1 टेस्ट ईच वीक। हर वीक में एक टेस्ट लिखे तो बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स के बाद में, जो हमारा प्रीलिम्स और मेंस के बीच का फेज होता है। और 1 टेस्ट ईच मंथ बिफोर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के पहले तो हर महीने का एक टेस्ट दोनों पेपर का, और प्रीलिम्स के बाद में वीक का कम से कम एक टेस्ट, चाहे वो कोई से भी पेपर का हो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। डिस्कशन सॉल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर लिख लिया और लिख के आपने फेंक दिया, उससे आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा। आप उस आंसर पर थोड़ा सोचिए कि मैं और बेस्ट क्या लिख सकता था, अपना स्टडी मटेरियल निकालिए। देखिए आपको मॉडल आंसर्स मिलते हैं, आप जिन भी कोचिंग्स में आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं वो आपको हिंट दे देते हैं कि ये लिखा जा सकता था, लेकिन उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना आप खुद सोचेंगे कि इसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है। आप अपने आंसर से बढ़िया आंसर अपने माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। होता क्या है, ऑप्शनल में 2 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल डिफरेंट आंसर लिखा है, 2 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल डिफरेंट आंसर लिखा है, इसके बावजूद भी दोनों सेम मार्क्स लेके आएंगे, लेट्स से 10 में से 7। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कभी भी ऑप्शनल में कोई डिफाइंड आंसर नहीं होता, कोई भी डिफाइंड आंसर नहीं होता कि यही इसी तरह से आंसर लिखा जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपका माइंड उस लेवल तक कब पहुंचेगा, जब आप खुद अपने आंसर को सेल्फ इवेल्युएट करेंगे, आप अपने मटेरियल से सोचेंगे कि और बेस्ट इसमें क्या हो सकता था। ठीक है, यूज एंड थ्रो अप्रोच को मत रखिए, ये एग्जाम टाइम में अलग बात है, लेकिन उससे पहले अगर मान लीजिए आपने टेस्ट पेपर लिख दिया और लिख के सोचा कि हम तो बस गंगा जी नहा लिए, तो काम नहीं होगा। यूज एंड थ्रो अप्रोच से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और बेटर क्या हो सकता था, खुद से जितना सोचेंगे उतनी अच्छी लर्निंग रहेगी। अब एग्जाम वाले दिन क्या करना है, ठीक है, अब हमें जो भी पीरियड मिलता है जीएस से लेकर ऑप्शनल के बीच में, आजकल तो ज्यादा टाइम देने लग गए, पहले तो एक ही दिन मिला करता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को आपको रिवाइज करना है। कोई नया मटेरियल आप पढ़ने जाएंगे तो उससे आप नुकसान में रहेंगे, पहले जितना आपने किया उसको तो अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए इंटरलिंकेजेस को बढ़ाने की। वो कब पॉसिबल होगा, जब आप कम से कम मटेरियल को पढ़ेंगे, लिखिए कम, हाँ सॉरी पढ़िए कम, सोचिए ज्यादा। गिव 10 to 15 मिनट्स टू न्यूज़पेपर। एग्जाम टाइम में जनरली हम सोचते हैं कि यार करंट अफेयर्स का कोई रोल तो है नहीं, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा जाए, लेकिन होता क्या है कि ऑप्शनल के पहले के 3-4 दिन पहले अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स वहां पर मिलते हैं। ठीक है, आपका दिमाग सिर्फ ऑप्शनल के नजरिए से चलेगा, आपको सारे डाटा सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया और वो आप वहां पर एग्जाम में लिखते हैं, जो लेटेस्ट हुआ उसका हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ड्यूरिंग एग्जाम पेपर रिमेंबर द सिलेबस एंड क्वेश्चंस आस्क्ड इन द जीएस। तो ये आपकी एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाएंगे। कैसे? अब हम बात करें जीएस 2 की। जीएस 2 में जनरली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, जो करंट में ज्यादा न्यूज में रहे हैं, जो करंट में ज्यादा रिलेवेंट रहे हैं। अगर आपको वो याद रहे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो वो टॉपिक्स आप एज एन एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो याद रखिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस का तो फायदा ये होगा कि जहां कोई टॉपिक कंटेंट याद नहीं आ रहा है, सिलेबस ध्यान है, तो एक दो पॉइंट आप आराम से बना लेंगे एक्स्ट्रा। और दूसरा, जीएस के अगर आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे तो आपको करंट के टॉपिक्स याद रहेंगे, उनसे आप एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं। डोंट पैनिक। अब ये देखिए ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे 2012 का पेपर था, 2014 का पेपर था, पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चंस में जैसे 5 क्वेश्चंस आते हैं वो डिफिकल्ट पूछ लिए। अब स्टूडेंट्स तो एकदम से पैनिक हो गए कि यार ये तो हमें आते ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो देखिए दिस इज ओनली 20% ऑफ योर पेपर, 20% ऑफ वन पेपर एंड 10% ऑफ होल पेपर। ठीक है, अगर ये 10% आपके हाथ से निकल भी गया देन यू हैव 90% पेपर, और आपको सेलेक्ट तो ये 90% ही करवाने वाला है। तो कभी भी पैनिक मत कीजिए, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शनल पेपर में कभी फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शनल पेपर में आपने जो आंसर लिखे हैं और क्वेश्चंस के, वो आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं। टारगेट शुड बी टू कंप्लीट द पेपर, ये हमेशा ऑप्शनल में एक टारगेट होना चाहिए। जब भी हम स्टार्ट करें आपको टाइम मैनेजमेंट उस तरीके से करना है। ठीक है, परफेक्शनिज्म की तरफ जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन परफेक्शनिज्म के चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम 5 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे लिख लेते हैं लेकिन हमारा पेपर छूट जाता है। वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी है पेपर को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद में हम परफेक्शनिज्म की तरफ जाएंगे कि किसी आंसर को हम बेस्ट लिखें, वो इसके बाद में आएगा। कुछ और दूसरे पॉइंट्स भी देख लीजिए, ये भी जरूरी है, जनरली हम इग्नोर करते रहते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट, अगर आपकी हेल्थ खराब रहेगी, मान लीजिए एक बुखार हुई, 3-4 दिन आप कोविड पॉजिटिव हो गए, 3-4 दिन नहीं पढ़ पाए तो 1 सप्ताह खराब हो गया। योगा, वॉकिंग, ये सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, उस समय आप माइंड को फ्री रखिए तो दिमाग में नई नई थॉट्स आते हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन रादर देन एवरी टाइम गोइंग थ्रू द न्यू मटेरियल, इट इज बेटर कि हम पुराने मटेरियल को ही रिवाइज करते रहे। उससे क्या होगा कि वो आइडिया जब हमारे अंदर इनग्रेंड हो जाएगा तो हम उसे बेटर तरीके से एग्जाम में लिख पाएंगे। फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स, ग्रुप स्टडीज। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि आप आईएएस में जब भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक ग्रुप होना चाहिए, तो कोशिश कीजिए आप जिनके साथ ग्रुप फॉर्म करें उनका ऑप्शनल सेम हो, इससे आपके आइडियाज ज्यादा वहां पर मिल पाएंगे। कोई स्टूडेंट, कोई आपका दोस्त अच्छे आइडियाज लाता है वो आपके काम का होगा। ठीक है, और 3 से ज्यादा पर्सन करेंगे तो फिर वहां पर बकवास ज्यादा होती है, तो लिमिटेड रहे, 2 का भी नहीं हो, 3 का कम से कम ग्रुप हो। और आप दिन में जैसे टारगेट करते हैं मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ, कोई फायदा नहीं है उसका। पढ़ लीजिए सिर्फ चाहे 8 घंटे, लेकिन जो पढ़े अच्छा पढ़े, और थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, आप जो पढ़ रहे हैं उसको फिर से आप सोचना, समझना, नए आइडियाज लाना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू दी क्वांटिटी। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। नेवर लेटिंग दिस टीम, हमेशा अपने अंदर एक, वो कहते हैं ना, एक मोटिवेशन हमेशा रखिए। आप एक ऐसी एग्जाम में फाइट करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, तो कभी भी अपने आप को डाउन मत होने दीजिए। देखिए एग्जाम ऐसे ही, इसमें ऐसे फेज आते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एग्जाम भी 1 साल बाद होती है। और मान लीजिए प्रीलिम्स नहीं निकला तो और ज्यादा डिमोटिवेशन आ जाता है, लेकिन अपने अंदर एक आग हमेशा जलाकर रखिए, अपने ऑब्जेक्टिव में आप क्लियर रखिए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना ही है। ठीक है, अब जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू।